हेलो मेरे आईसीआईसी के दोस्तों, और स्वागत है तुम सबका तुम्हारे अपने इस चैनल पे, जहाँ पे तुम्हारे ऑलमोस्ट हर एक सब्जेक्ट्स के सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो अभी सब कुछ स्टार्ट करने से पहले तुम में से ज़्यादातर लोग मुझे जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं उनके लिए हेलो, आई एम प्रियांशु झा, स्टडिंग इन क्लास 10th आईसीआईसी बोर्ड। तो इनफैक्ट कह सकते हो कि मैं तुम सबका बैचमेट ही हूँ, और बैचमेट के साथ साथ अपना दोस्त भी समझा, ताकि हम सब सारे डाउट्स एंड प्रॉब्लम्स को साथ मिलकर सॉल्व कर पाएँ। तो इस चैनल पे हम सब हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इंग्लिश टू हिंदी एंड ऑल ये सारे सब्जेक्ट्स को पहले फोकस करेंगे, और एक बहुत ही अच्छी जर्नी पे हम लोग तुरंत निकलने वाले हैं। तो आज के हमारे पहले वीडियो का जय श्री गणेश करते हैं। तो चैप्टर शुरू करने से पहले आओ हम लोग इसका सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस के हिसाब से हमें सिर्फ कॉजेस ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, रिजल्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लीग्स ऑफ नेशन वगैरह पढ़ना है। तो सिलेबस ज़्यादा वास्ट नहीं है तुम्हारा, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, हम लोग आराम से इसे कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या वो कारण थे, व्हाट वेयर द कॉजेज ऑफ द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो देखो, कॉजेज बताने से पहले मैं तुमसे कोई कहानी बताना चाहूँगा, कहानी जो कि रियल है। कहानी है ऑस्ट्रियो हंगरी साम्राज्य की, जिसके राजा थे फ्रांस जोसेफ। तो एक्चुअली ना फ्रांस जोसेफ के 3 बच्चे थे, बट तीनों में से कोई भी लायक नहीं था गद्दी को पाने के। यहाँ से कह सकते हो कि तीनों नालायक थे, बहुत बड़े वाले। ठीक है, इसीलिए मजबूरी में आके फ्रांस जोसेफ को अपने भतीजे, जो कि आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड है, उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित करना पड़ा। ये कहानी को शुरुआत में बताने का मेरा बस एक ही मोटिव है कि उसकी शुरुआत का बहुत बड़ा कारण होने वाला है ये चीज़। तो आओ हम लोग बाकी रीजंस को पहले देखते हैं, उसके बाद जब इसका टाइम होगा तो इसे और आगे देखेंगे कि इसके बाद क्या हुआ। तो कॉजेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारा सबसे पहला कॉज है अपसर्ज इन द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। अब तुम बोलोगे कि भाई नेशनलिज्म तो अच्छी बात है, बंदे को पैट्रियोटिक होना चाहिए अपनी कंट्री के लिए, बट एज द ओल्ड सेइंग गोज कि कोई भी चीज़ लिमिट में ही अच्छी लगती है, एक्सट्रीम नहीं होनी चाहिए। तो इस केस में क्या हो रहा था ना कि नेशनलिज्म की जो भावना थी तो वो लोगों में बहुत हो गई थी, एक्सट्रीम लेवल पे गई थी। यहाँ पे वो लोग क्या सोचने लग गए थे कि भाई हमारा नेशन बहुत बढ़िया है, हमारी कंट्री बहुत बढ़िया है, दूसरे की कंट्री से हमें मतलब नहीं, और मतलब है भी तो वो बहुत ही गए गुजरे लेवल की कंट्री है। ठीक है, तो मतलब अपने आप को सुपीरियर समझना और दूसरे को बहुत ही इन्फीरियर समझना। तो यही वाली भावना यहाँ पे जो है ना, ये बहुत ही तेजी से बढ़ रही थी, और इस टाइप के नेशनलिज्म को हम लोग एग्रेसिव नेशनलिज्म के नाम से भी जानते हैं। तो एग्रेसिव नेशनलिज्म बेसिकली क्या था कि अपने कंट्री के लिए तो भैया प्यार है, ठीक है, कि मेरा कंट्री बहुत बढ़िया है, सब चीज़ बढ़िया है, बट दूसरे का कंट्री के लिए बहुत ही हेट्रेड है, तो इसको हम लोग एग्रेसिव नेशनलिज्म कहते थे। तो एग्रेसिव नेशनलिज्म से और कारण का जन्म हुआ, जैसे कि एग्रेसिव हो गया था फ्रांस अपने नेशनलिज्म को लेके। तो वो लोग क्या चाहता थे कि उसका जो भी कॉलोनी वगैरह है, ठीक है, जो भी प्रोविंस वगैरह है, जैसे एल्सेस हो गया, लॉरेन हो गया, जो कि जर्मनी ने कब्जा कर लिया था, तो फ्रांस चाहता था कि वो उसको वापस ले। उसी तरह से जो बैल्कन स्टेट्स थे, सर्बिया वगैरह जैसे हो गए बैल्कन स्टेट, तो वो चाहते थे कि उनके जितने भी मतलब कि स्लैब्स थे, स्लैब बेसिकली सर्बिया के लोगों को कहा जाता है, तो सर्बिया चाहता था कि उसका जितना भी स्लैब वगैरह है, ठीक है, स्लैब पीपल है जो कि बाकी कंट्री में फंसे हुए हैं या बाकी कंट्री में है, तो जहाँ पे मेजोरिटी है तो वो उन कंट्री को अपने में मिला के द ग्रेट बैल्कन स्टेट बनाना चाहता था सर्बिया। ठीक है, तो ये कुछ कारण थे। अब यहाँ से तुम लोग देखोगे कि यहाँ पे दूसरे टेरिटरी को कब्जा करने का ये सब प्रोसेस शुरू हो गया। तो हाँ, बहुत अच्छा से सोच रहे हो कि ये इंपीरियलिज्म की तरफ जा रहा था। तो यहाँ पे हम लोग आराम से कह सकते हैं कि एग्रेसिव नेशनलिज्म जो है वो इंपीरियलिज्म के डेवलपमेंट का कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण बना। ठीक है, तो देखो, इंपीरियलिज्म बेसिकली एक स्टेट पॉलिसी है जिसमें कि एक पावरफुल देश किसी कमज़ोर देश पे कब्जा करता है, और जिस कमज़ोर देश पे कब्जा किया गया है उस कमज़ोर देश को उस पावरफुल देश का कॉलोनी बोला जाता है। ठीक है, तो 19th सेंचुरी के एंडिंग आते आते फ्रांस और इंग्लैंड ये सब बहुत बड़ा अपना कॉलोनियल एम्पायर खड़ा कर लिया था। ठीक है, और यहाँ पे था कि ब्रिटेन जो है अपना जो नेवी था, जो उसका वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट नेवी था, उसके दम पे वो अपना कॉलोनी बढ़ाते जा रहा था। ये देख देख के तो बाकी जितने भी नेशंस वगैरह थे, जैसे हो गए रसिया, जापान, जर्मनी, इटली, तो ये नेशंस थे अपना प्रेस्टीज और पावर को बढ़ाना चाहते थे, और वो भी चाहते थे कि वो भी और भी कॉलोनीज बनाए और अपने आप को एक सुप्रीम लीडर की तरह उभार के पाए। ठीक है, तो यही सब कारण के कारण जो है ना, यूरोप में इंटरनेशनल टेंशन, एक दूसरे को लेके एनिमिटी, जेलिसी, ये सारी भावनाएं यूरोप में पनपने लगी। तो दूसरा कॉज हम लोगों का है रेस फॉर आर्मामेंट्स या फिर एम्यूनेशन। तो देखो, बेसिकली हुआ क्या था ना कि फ्रैंको प्रूसियन वॉर, जो कि फ्रांस और जर्मनी के बीच में लड़ा गया था वॉर, तो उसके बाद यूरोप का जितना भी मेजर पावर वगैरह था वो सब अपना एम्यूनेशन को स्टॉक पाइल करने लग गया था। सेल्फ डिफेंस और प्रिजर्वेशन और पीस के नाम पे वो लोग अपना एम्यूनेशन का मात्रा एकदम से बढ़ाने लग गया था, बहुत ही ज्यादा मात्रा में उसको स्टोर करने लग गया था। जिसकी वजह से हो क्या रहा था कि एक कंट्री अगर अपना एम्यूनेशन का मैन्युफैक्चरिंग रेट को इंक्रीज कर रहा था, तो उसकी वजह से जो उसका नेबरिंग कंट्री था तो उसको भी ये करने पे मजबूर हो रहा था। ठीक है, कॉमन
सेंस वाली बात है। अगर कल को अगर पाकिस्तान अचानक से अपना मैन्युफैक्चरिंग रेट जो होता है एम्यूनिशन को उसको हाई कर देगा, बहुत सारा गोला बारूद हथियार वगैरह बनाने लगेगा, तो कहीं ना कहीं इंडिया को उससे प्रॉब्लम होने वाला है। तो इसीलिए इंडिया भी अपनी प्रिकॉशन के लिए अपने हथियारों को और बेहतर करेगा और एडवांस बनाएगा, ठीक है। तो यही यूरोप में भी हो रहा था। यूरोप में अगर एक कंट्री अपने हथियारों को स्टॉक पाइल करे तो दूसरा कंट्री भी और मैन्युफैक्चर कर रहा था अपने हथियारों को, जिस वजह से पूरे यूरोप में डर, चिंता और म्यूचुअल हेट्रेड का भावना फैल गया था। और एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो है ना, जर्मनी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल नेशन की तरह उभर के सामने आया था। और क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल हो गया था हर मायने में, तो इसीलिए उसने काफ़ी कॉलोनीज अफ्रीका और फिर पैसिफिक के कुछ आइलैंड्स पे बनाए रखी थी। तो अब जर्मनी अपने उन कॉलोनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल स्टैंडिंग नेवी तैयार करने में लग गया था। तो अपने एक पावरफुल नेवी के बेटरमेंट के लिए जर्मनी ने कील कैनाल जो था उसे और डीपर कर दिया था, ताकि जितने भी बैटल शिप वगैरह है जर्मनी के, वो आराम से उसमें एंटर हो पाए। और यहाँ तक ही नहीं, जर्मनी अपना शिप्स को भी काफी एडवांस करने लग गया था। और इसी के केस में जर्मनी ने एक शिप बनाया था जिसका नाम था इम्पेरेटर, जो कि 1912 में बना था। यानी कि 1912 में जर्मनी ने एक शिप बनाया था इम्पेरेटर कहके, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट शिप था उस टाइम में। तो अब जर्मनी के इस एडवांसमेंट को देखे ब्रिटेन और फ्रांस बहुत ही कंसर्न हो गए थे, ठीक है। मिलिट्री स्ट्रेंथ जो बढ़ गया था जर्मनी का, उससे ब्रिटेन और फ्रांस बहुत ही कंसर्न हो गए थे, उनको बहुत चिंता थी। क्योंकि भाई देखो, जर्मनी तो ठहरा सटका हुआ देश है, तो कभी भी कुछ भी कर सकता था। इसीलिए फ्रांस और ब्रिटेन काफी कंसर्न थे उसके बिहेवियर को लेके। और इसी सब कारणों के कारण पूरे यूरोप में रेस फॉर आर्मामेंट्स या फिर रेस फॉर एम्यूनिशन बहुत ही तेज रेट से बढ़ गया था, जो कि पूरे यूरोप में हेट्रेड, चिंता और फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के खत्म होने का कारण बन चुका था। फिर आते हैं हम लोग अपने तीसरे कॉज पे। तो तीसरा कॉज हम लोगों का है डिवीजन ऑफ यूरोप इनटू टू हॉस्टाइल ग्रुप्स। तो देखो यहाँ पे इस पार्ट में हम लोगों का एक नाम सामने आता है, बिस्मार्क कह के। बिस्मार्क का पूरा नाम था ओटो वॉन बिस्मार्क, जो कि प्रूसिया का प्राइम मिनिस्टर था। सॉरी अगर हम गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो, प्रूसिया से ही लेटर ऑन जाके जर्मनी डिराइव हुआ, तो इसीलिए इसको फाउंडर ऑफ द जर्मन एम्पायर भी कहा जाता है। तो ये बंदा क्या करता था कि ये सीक्रेट अलायंस में आता था कंट्रीज के साथ, ठीक है। मतलब कि अगर ये कल को फ्रांस के साथ ये अलायंस में आता है, तो ये बात का पता सिर्फ फ्रांस और जर्मनी को पता रहेगा, और इस अलायंस के बारे में और किसी को पता नहीं चलेगा। तो बिस्मार्क का ये एक ट्रेट था कि वो सीक्रेट अलायंस बनाता था। तो बिस्मार्क के इसी पॉलिसी ऑफ सीक्रेट अलायंस के आधार पे 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली तीनों ने मिलके एक अलायंस, एक ग्रुप फॉर्म किया था पूरे यूरोप में, जिसका नाम था ट्रिपल अलायंस। ट्रिपल अलायंस के पार्ट कौन कौन थे? जर्मनी था, ऑस्ट्रिया हंगरी था और इटली था, ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद हुआ क्या कि बिस्मार्क के डेथ के बाद पॉलिसी ऑफ सीक्रेट अलायंस, तो ये पॉलिसी बाकी कंट्रीज ने भी अपनाना शुरू किया। फ्रांस ने भी इसी पॉलिसी के आधार पर रसिया और इंग्लैंड के साथ अपना एक अलायंस फॉर्म किया, जिस अलायंस का नाम था ट्रिपल एंटेंटे। और यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि फ्रेंच में एंटेंटे वर्ड का मतलब दोस्त होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ट्रिपल एंटेंटे का फॉर्मेशन हुआ था 1907 में, जिसके मेंबर्स थे फ्रांस, रसिया और इंग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि अब इस पॉइंट पे आके यूरोप में दो स्पेसिफिक पावर या फिर दो स्पेसिफिक ग्रुप हो गए हैं। एक हो गया ट्रिपल अलायंस, जिसका फॉर्मेशन 1882 में हुआ था, और दूसरा था ट्रिपल एंटेंटे, जिसका फॉर्मेशन 1907 में हुआ था ट्रिपल अलायंस को काउंटर करने के लिए। ट्रिपल एंटेंटे के मेंबर्स थे रसिया, फ्रांस, इंग्लैंड, और इसके बाद लेटर ऑन जापान भी इसमें मिल गया, और उसके बाद धीरे धीरे सर्बिया भी मिल गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि ट्रिपल एंटेंटे, जो कि फ्रांस और इंग्लैंड वगैरह का ग्रुप था, कहीं ना कहीं ज्यादा पावरफुल हो गया था ट्रिपल अलायंस के मुकाबले, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं अपने लास्ट कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे, द सैराइवो क्राइसिस। तो यहाँ पे सैराइवो जो है वो एक शहर का नाम है, जो कि बोस्निया नेशन का कैपिटल है। आगे बढ़ने से पहले मैंने तुम्हें एक कहानी सुनाई थी सेशन के शुरुआत में, आर्चडुक और ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के बारे में। तो फिर हम लोग अब कहानी में आगे देखते हैं कि जब फ्रांस जोसेफ ने ना चाहते हुए अपने भतीजे आर्चडुक फ्रांसिस फर्डिनेंड को अपना उत्तराधिकारी डिक्लेयर किया, तो उस पॉइंट के बाद होता क्या कि आर्चडुक जो है अपनी प्रजा से ज्यादा कनेक्ट होने के लिए अपने पूरे राज्य का दौरा करने निकल पड़ते हैं। आफ्टर ऑल वो राजा बनने वाले थे, तो उनको अपनी प्रजा का सपोर्ट चाहिए था, ठीक है, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो फ्यूचर में तो वो उसको हैंडल कर पाए। तो इसी दौरे के दौरान 28 जून 1914 को आर्चडुक साराइवो, जो कि बोस्निया का कैपिटल है, वहां जाने का डिसाइड करते हैं। हालांकि उनके इंटेलिजेंस पर्सनल ने उन्हें मना किया था कि आप साराइवो मत जाइए, वहां पे आपकी जान को खतरा है, बट फिर भी अपने इंटेलिजेंस पर्सनल की बात को इनकार करते हुए आर्चडुक साराइवो जाते हैं। अब यहाँ पे तुम लोग सोचोगे कि क्यों भाई, अपने ही राज्य में कहीं से कहीं जाने में किसको क्या दिक्कत हो सकता है? ऊपर से ठहरा इतना बड़ा आदमी राजा बनने वाला है, तो उसको क्या ही प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे मैं तुम सबको एक बात बता दूं कि बोस्निया जो था वो हमेशा से ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर का पार्ट नहीं था। असल में
होता क्या है कि 1908 में फ्रांस जोसेफ बोस्निया पे हमला करके उसे ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर में शामिल कर देते हैं। और इसी वजह से होता क्या है कि बोस्निया में काफी रेबल्स फॉर्म हो जाते हैं और वो रेबल्स साथ मिलकर अपना एक ग्रुप बनाते हैं, अपना एसोसिएशन बनाते हैं जिसका नाम होता है ब्लैक हैंड या फिर यूनियन ऑफ डेथ। तो वापस से अब हम लोग अपनी स्टोरी लाइन पे आते हैं। तो जब आर्चड्यूक अपनी पत्नी के साथ सैराजेवो में दौरा कर रहे थे तो एक बंदा था गैवेरिलो प्रिंसिप करके, जो कि ब्लैक हैंड का मेंबर था। तो उसने दिन दहाड़े आर्चड्यूक और उनकी पत्नी का असैसिनेशन कर दिया था और यही असैसिनेशन आगे चल के इमीडिएट कॉज बना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इमीडिएट कॉज क्या था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इमीडिएट कॉज था असैसिनेशन ऑफ आर्चड्यूक एंड हिज वाइफ। अब तुम लोग सोचोगे कि इतना छोटा इंसिडेंट की वजह से इतना बड़ा युद्ध कैसे हो सकता है। तो हाँ, एक पल के लिए तुम लोग ठीक हो। तो इसका और भी कॉज था कि मतलब ये कैसे आगे जाके डॉट्स को कनेक्ट करता है, तो वो बताते हैं। अब यहाँ पे तुम लोग सोच रहे हो कि ये जो इंसिडेंट हुआ तो इसके बाद ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर पूरी तरह से एकदम गुस्सा हो गया होगा, जल्द से जल्द बदला लेना चाहता होगा। तो बिल्कुल नहीं। ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर का जो राजा था फ्रांस जोसेफ, तो वो अपने भतीजे की मौत से उतना दुख नहीं हुआ और यहाँ तक कि वो बहुत दिन तक शांत बैठा रहा। बट उसका जो जनरल था तो उसने फ्रांस जोसेफ को भड़काया कि यही मौका है कि हम लोग सर्बिया पे हमला कर दें। अब यहाँ पे सर्बिया पे हमला क्यों कर दें? क्योंकि ब्लैक हैंड ग्रुप जो था तो उसको जो पावर मिला था, उसको जो मनी मिला था, वो सर्बिया दे रहा था। और सर्बिया ब्लैक हैंड को क्यों पावर मनी दे रहा था? क्योंकि बोस्निया में ज्यादातर जो लोग थे वो स्लैब थे जो कि सर्बिया के नेशनल्स थे, इसीलिए सर्बिया बोस्निया के जो ग्रुप है ब्लैक हैंड उसको पावर दे रहा था। तो एट द एंड हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो आर्चड्यूक की मौत का जिम्मेदार सर्बिया देश भी था और इसी वजह से ऑस्ट्रिया हंगरी जो एम्पायर था उसने सर्बिया को एक 11 पेज का अल्टीमेटम भेजा, जिसमें से ज्यादातर बातों को तो सर्बिया मान लिया था, बट उसमें से कुछ बातें जो उसकी सॉवरेनिटी, उसकी आजादी को दांव पे लगा रहे थे, उनको मानने से मना कर लिया था। तो इसी वजह से ऑस्ट्रिया ने 28 जुलाई 1914 को सर्बिया पे हमला कर दिया था। और अब हम लोग जैसा कि जानते हैं कि जो ये सर्बिया था वो ट्रिपल एंटेंटी ग्रुप का पार्ट था, इसीलिए रसिया ने सर्बिया की सपोर्ट के लिए जंग छेड़ दी। और हमें ये भी पता है कि जो ऑस्ट्रिया है तो वो ट्रिपल अलायंस ग्रुप का पार्ट था और इसीलिए जब रसिया ने ऑस्ट्रिया पे हमला किया था तो जर्मनी ने भी रसिया पे 1 अगस्त 1914 को हमला कर दिया था। यहाँ में हम लोग क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले ऑस्ट्रिया सर्बिया पे हमला किया और फिर सर्बिया की हेल्प के लिए रसिया ऑस्ट्रिया पे हमला किया और फिर ऑस्ट्रिया की हेल्प के लिए फिर जर्मनी रसिया पे हमला किया और मौका देखते ही फिर जो जर्मनी है वो फ्रांस पे भी हमला कर देता है 3 अगस्त 1914 को। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि उस टाइम में जर्मनी बहुत ही पावरफुल नेशन था, इसीलिए जो जर्मन ट्रूप्स थे वो आराम से फ्रांस में बहुत ही अंदर तक पहुंच गए थे। इनफैक्ट वो लोग पेरिस के बहुत पास पहुंच गए थे। बट उस पॉइंट फ्रांस के सपोर्ट के लिए ब्रिटेन सामने आया और 4 अगस्त 1914 को ब्रिटेन ने जर्मनी पे वॉर डिक्लेयर कर दिया था। अब ऑस्ट्रिया सर्बिया की लड़ाई में बेचारा जर्मनी बुरी तरह पिस गया था। इस पे तीनों तरफ से हमला हो रहा था, एक तरफ से रसिया कर रहा था, एक तरफ से फ्रांस कर रहा था, एक तरफ से ब्रिटेन कर रहा था। तो जर्मनी का बहुत बुरा हाल हो गया था। और ये जो युद्ध हो रहा था तो ये सिर्फ इन्हीं नेशंस के बीच में नहीं रुका, ये आगे भी गया और जापान जो है वो भी जर्मनी पे हमला कर दिया। आप सोचोगे कि जापान क्यों हमला कर दिया? तो जापान बेसिकली जर्मन कॉलोनीज को अपने अंडर लेना चाहता था, तो जापान अपने लस्ट के लिए जर्मनी पे हमला करता है। और इसके बाद फिर टर्की और बल्गेरिया है तो वो जर्मनी का साथ ले लेते हैं। और फिर जो इटली था, अब तुम लोग सोच रहे कि ट्रिपल अलायंस ग्रुप जो था उसमें तो 3 मेंबर थे, ऑस्ट्रिया हंगरी जर्मनी और इटली। तो यहाँ पे तो अभी तक जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी तो दोनों तो जंग में आगे, इटली का ही नहीं आया। तो इटली पहले तो कुछ टाइम तक न्यूट्रल रहा कि ना भाई हमको ना इसके साथ से लड़ना है ना इसके साइड से, बट 1915 में उसने जर्मनी के खिलाफ ही वॉर कर दिया और जो ट्रिपल अलायंस ग्रुप था उसको तोड़ दिया। तो इन्हीं इवेंट्स के दौरान जो फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया और उनके जितने भी एलाइज हैं तो उन सभी के ग्रुप को एलाइड पावर कहा गया और वहीं की जर्मनी, ऑस्ट्रिया और उसके जितने एलाई थे तो उसको सेंट्रल पावर कहा गया। और यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि धीरे धीरे मतलब एक छोटे से इंसिडेंट से, असैसिनेशन ऑफ आर्चड्यूक से लेके पूरा कैसा मतलब पूरे यूरोप में हाहाकार छा गया, पूरी तरह से कैसे सभी कंट्रीज एक दूसरे के साथ वॉर में एंगेज हो गए। तो यही हमारे कुछ कॉजेज थे और उसके बाद धीरे धीरे ये और फैलता है, फिर और कंट्रीज को अफेक्ट करता है जैसे यूएसए और जापान। तो ये सारे हमारे कॉजेज थे, इसको एक बार हम समराइज कर देते हैं। तो सबसे पहला नेशनलिज्म और इंपेरियलिज्म, दूसरा था रेस फॉर आर्मामेंट्स, तीसरा था डिवीजन ऑफ यूरोप इनटू हॉस्टाइल ग्रुप्स और चौथा था हम लोगों को साराजेवो क्राइसिस। ये कुछ कॉजेज थे। अब हम लोग देखते हैं कि रिजल्ट क्या हुआ इस वॉर का। अब हम लोग देखने वाले हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 का क्या क्या कॉन्सिक्वेंस था। व्हाट वेयर द रिजल्ट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो रिजल्ट्स में हमें सिर्फ द ट्रीटी ऑफ वर्साइल, टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट और द फॉर्मेशन ऑफ लीग्स ऑफ नेशन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले ट्रीटी ऑफ वर्साइल के साथ हम लोग शुरू करते हैं। ट्रीटी ऑफ वर्साइल 28 जून 1919 को साइन हुआ था और इस पीस ट्रीटी को हम लोग ट्रीटी ऑफ वर्साइल इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो ये पीस ट्रीटी था तो ये फ्रांस में पेरिस के पास पैलेस ऑफ वर्साइल में साइन हुआ था, इसलिए इसे हम लोग ट्रीटी ऑफ वर्साइल कहते हैं। इस पीस ट्रीटी को कुल मिला के 27 देश रिप्रेजेंट कर रहे थे, बट इस पीस ट्रीटी के जो टर्म्स एंड कंडीशन थे उसे प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स वुडरो विल्सन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन लॉयड जॉर्ज और प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस जॉर्ज क्लेमेंसो ने डोमिनेट कर रखा था।
और इतना ही नहीं, सेंट्रल पावर का कोई भी देश जैसे जर्मनी या टर्की तो किसी को भी नहीं बुलाया गया था अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पे ये बात पूरी तरह से साफ हो गई थी कि जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल है तो उसके जितने भी टर्म्स, कंडीशंस एंड रिजल्ट्स होंगे वो सभी एलाइड पावर के फेवर में होंगे। तो अब हम लोग ट्रीटी ऑफ वर्साइल के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस को देख लेते हैं। तो सबसे पहला टर्म इस ट्रीटी का ये था कि वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे वर्ल्ड को जितना इकोनॉमिक डैमेज हुआ है उस पूरे का भरपाई जर्मनी को करना था। इसीलिए जर्मनी को $33 बिलियन का फाइन देना था, जो कि आज के टाइम में $565 बिलियन है। ये इतना बड़ा अमाउंट है, इनफैक्ट इसको इतना बड़ा भी नहीं कह सकते। इकोनॉमिस्ट तो इतना भी कहते हैं कि अगर उस टाइम में किसी भी तरह जर्मनी इस अमाउंट को पे कर देता तो ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ जाती। और ये बात एलाइड पावर्स के मेंबर भी बहुत बखूबी जानते थे कि जर्मनी या यूरोप का कोई और देश भी अभी सिचुएशन में नहीं था कि वो इतने बड़े अमाउंट को पे कर पाए। वो इस फाइन को बस इसीलिए लाए थे ताकि जर्मनी इस फाइन के बोझ के तले हमेशा दबा रहे और फ्यूचर में कोई और वॉर करने की सोच भी ना पाए। दूसरा टर्म इस ट्रीटी का ये था कि राइन वैली वाला इलाका जो था वो पूरी तरह से डीमिलिटराइज्ड हो जाए और जर्मन ऑक्यूपाइड वेस्टर्न पार्ट ऑफ राइन वैली अलाइड पावर्स को 15 साल तक के लिए मिल जाए। तीसरा टर्म इस ट्रीटी का ये था कि जर्मनी को एल्सेस लोरेन वाला एरिया फ्रांस को देना पड़ा, उपेन एट मेलमेदी वाला एरिया बेल्जियम को और स्केल्सविक वाला एरिया डेनमार्क को देना पड़ गया। इस ट्रीटी का जो चौथा टर्म था उसके हिसाब से जो जर्मन कोल माइंस थे, जिसे सार के नाम से जाना जाता है, वो फ्रांस को मिल गए थे 15 साल के लिए। पांचवें टर्म के हिसाब से जर्मनी को अपने सारे कॉलोनीज जो अफ्रीका, चाइना और पैसिफिक के कुछ पार्ट्स में थे वो सभी एलाइड पावर के देशों को देना पड़ गया था। छठा टर्म इस ट्रीटी का जर्मन आर्मी को 20 लाख सोल्जर्स से घटाकर 1 लाख सोल्जर्स पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। इसी के साथ साथ जर्मन एयरफोर्स और सबमरीन्स फेमसली नोन एज यू बोट्स को पूरी तरह से बैन कर दिया गया था। इसी ट्रीटी के साथ 4 नए देशों का जन्म हुआ जिसमें बेल्जियम, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया थे। इस ट्रीटी का 8वां टर्म फॉर्मेशन ऑफ लीग्स ऑफ नेशन को प्रमोट कर रहा था। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रीटी ऑफ वर्साइल ने जर्मनी को गिल्टी ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया था। ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थे ट्रीटी ऑफ वर्साइल के, जो कि 28 जून 1919 को साइन हुआ था। अब हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दूसरे रिजल्ट, टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट को। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एंड कहीं ना कहीं इम्पेरियलिज्म के एंड को भी मार्क कर देता है। यूरोप के 3 बड़े रूलिंग डायनेस्टीज जो कि थे रोमानोव इन रसिया, होहेंजोलेडेन इन जर्मनी और हैब्सबर्ग इन ऑस्ट्रिया हंगरी, उनके डायनेस्टी रूल को पूरी तरह से खत्म कर देता है। इसी के साथ साथ ऑटोमन एम्पायर का 600 साल पुराना रूल भी एंड हो जाता है। और ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर जो था, जिसकी वजह से ये सारा बखेड़ा खड़ा हुआ, वो 2 इंडिपेंडेंट स्टेट्स में बढ़ जाता है, चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया। अब हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ लीग ऑफ नेशन को। तो लीग ऑफ नेशंस हमारा 1920 में बना था। इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स पे हम लोग ध्यान देते हैं। तो लीग ऑफ नेशंस ने वर्ल्ड के सारे कंट्रीज़ को सीक्रेट अलायंस और सीक्रेट ट्रीटीज़ को फॉर्म करने से मना कर दिया था। और तुम लोगों को ये बात पता है कि कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर वन के कंटिन्यू होने का बहुत बड़ा कारण सीक्रेट अलायंस थे। लीग ऑफ नेशन के हिसाब से कोई भी कंट्री ह्यूज आर्मीज, वॉरशिप्स या डिस्ट्रक्टिव आर्मामेंट्स को क्रिएट या मेंटेन नहीं कर सकता था। लीग ऑफ नेशंस इस बात पे भी ध्यान दे रहे थे कि दुनिया की हर कंट्री एक दूसरे के इंडिपेंडेंस को पूरी तरह से रिस्पेक्ट करे, और अगर कोई म्यूचुअल डिस्प्यूट कंट्रीज के बीच में होता है तो उसे लीग ऑफ नेशंस को रेफर किया जाना था ताकि उसका एक पीसफुल सेटलमेंट हो पाए। इसी के साथ साथ लीग ऑफ नेशंस को कंट्रीज के बीच में अच्छे रिश्ते, चाहे फिर वो कल्चरल, सोशल या इकोनॉमिक तौर पे हो, उसे प्रमोट करना था। तो ये था हमारे ICIC हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आई होप कि तुम्हारे सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे, एंड इफ यस देन मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो टू योर बैचमेट्स एंड डू सब्सक्राइब टू दिस channel as many more chapters and topics of ICIC class 10 are going to be covered soon. Until then, stay safe, be relaxed.